चलिए चलते हैं शिवानी जी के जादुई कथा संसार में और सुनते हैं उनकी लिखी हुई कहानी बंद घड़ी। तो शुरू करते हैं कहानी बंद घड़ी। माया ने छाया जीजी को हरे पर्दे खिसका कर देखा। दूर दूर तक कोहरा फैल गया था। अंधेरे में चमकती छिपती रोशनियां जुगनू सी दपदप दमक रही थीं। गरजते मेघों का तर्जन सुनकर लगता था कि पानी बड़े वेग से बरसेगा। अभी तक जीजी हॉस्पिटल के राउंड से नहीं लौटी। क्या पता किसी कमबख्त को दर्द उठाया हो। बच्चे कब के स्कूल से लौट आए होंगे। झुंझलाकर माया ने छाता उठा लिया और जीजी के खानसामे से बोली, जीजी से कहना मैं आई थी, मैं बड़ी देर रुकी रही, कल फिर आऊँगी। कोहरा चीर कर वो घर की ओर चल दी। कितनी अच्छी पिक्चर आई थी, लव इन द आफ्टरनून, और जीजी ने सब चौपट कर दिया। कल का दिन बीच में है, परसों फिर उसके पैरों में बेड़ियाँ पड़ जाएंगी। बुध को लौटेगा गिरीश। खैर कल सही। कल जीजी को फिर कोई निगोड़ी मरीज न बांध बैठे। घर पहुंची तो गोल कमरे की बत्ती जल रही थी। रानी खेत की हिम शीतल बयार और हृदय के आतंक ने उसे खपा दिया। तो क्या लौट आए हैं? वो भीतर गई थी कि सोनिया भागती हुई उससे लिपट गई। मम्मी, वो फुसफुसा कर बोली, पापा दौरे से लौट आए हैं, मूड बहुत ख़राब है, इतना ख़राब। वो अपनी नन्ही सी बाहों को शून्य में फैलाकर पिता के भयंकर मूड का घनत्व बतलाने लगी। बाई गॉड मम्मी, ड्राइवर से बोले सुअर का बच्चा। और अच्छा बस कर, माया ने झुंझला कर उसे अपने से अलग करके कहा। इसी बीच गुसलखाने का द्वार खुला। द्वार क्या खुला कि सर्कस के शेर का पिंजरा खुल गया। अच्छा कहिए, घूम आई? जानलेवा घाटियों पर जीप दौड़ाकर इंसान घर आता है तो एक प्याली चाय का ठिकाना नहीं। जाइए ना और घूम आइए। गिरीश ने उसे क्रूर दृष्टि से चीर कर रख दिया। अपनी शांत दृष्टि से पति का व्यंग और क्रोध झेलकर माया बोली, घूमने नहीं, छाया जीजी के यहाँ गई थी। बड़ी कृपा की। गिरीश ने स्वर का बाण मारा और अखबार उठाकर पढ़ने लगा। डबडबाई आंखें पोंछकर माया चौके में जाने लगी तो मम्मी मम्मी कहता 2 वर्ष का अतुल पैरों से लिपट गया। उसके पीछे कूदता फांदता एल्सेशियन रोस्ट्री आ गया। उसकी कूदा फांदी से पीतल का फूलदान झन झन करके गिरा। अखबार हटाकर गिरीश ने एक लात रोस्ट्री को चढ़ दी और गरज कर बोला, भाग जा हरामजादे, 2 मिनट तो कहीं शांति से बैठने को मिले। सहम कर क्षण भर में पूरा परिवार बिखर गया। माया आकर अतुल बाबा को ले गई। बाप रे बाप, साहब हैं या बम का गोला? वो मनी मन बुदबुदाई। माया ने चट गुसलखाने में जाकर द्वार बंद कर लिए। सहमी सोना अपनी होमवर्क की रफ कॉपी में भयंकर दैत्याकृतियाँ बनाकर लिखने लगी। पापा इज़ अ डेविल, पापा भूत हैं, पापा इज़ अ बिग फैट डेविल। प्रतुल अपने मित्र के यहाँ अंग्रेजी गाने के रिकॉर्ड सुनने गया था। तंग मोहरे की पैंट की जेब में हाथ डालकर मस्तानी चाल से गुनगुनाता भीतर घुस आया। लिपस्टिक ऑन योर कॉलर। गिरी मेज और बिखरे फूलदान को बिना देखे ही कंठ सर तीव्रतर करता वो बढ़ता गया। सहसा कोने की कुर्सी पर पापा को देखा तो सांप सूंघ गया। अखा, आइए प्रिंस ऑफ वेल्स। व्यंग के तीखे स्वर में पापा बोले, कहिए कितनी पिक्चरें देखी? ये लिपस्टिक वाला वाहियात गाना भी उसी पिक्चर का है क्या? ना पापा, ये तो बिना का टॉप हिट है, रुआसा सा होकर प्रतुल बोला। क्यों नहीं? बाप साला हड्डियां तोड़कर पैसा कमाता है कि लाड़ले यही हिट सुने? चल, ये जनानी चूड़ीदार सी पैंट बदल कर आ। बेशरम, जमाना बोल रहा है, बाप के सामने बेहूदे गाने गाए जाते हैं। चल, हिसाब की कॉपी लेकर बैठ। इनकी उम्र में हमें चक्रवर्ती की अंकगणित जीभ की नोक पर थी, पर इनसे पूछिए 16 का पहाड़ा तो साफ। हरामी स्कूल के मास्टर और 2 अंगुल बढ़कर ये छोकरे। सहम कर प्रतुल पैंट बदलने चला गया। गिरीश चंद्र शर्मा अपने विभाग का सबसे सम्मानित और ख्याति प्राप्त इंजीनियर था। दुर्गम पहाड़ों के वक्ष चीरकर नई मोटर रोड बनाने का भार इसी को सौंपा गया था, किंतु लोहे का पुल और बड़े बड़े पहाड़ डायनामाइट से उड़ाकर चौड़ी सुगम सड़क बनाने की प्रणाली वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी खींच कर लाना चाहता था। कठोर अनुशासन, ममता और वात्सल्य की डोर को चतुर चूहे की भांति भीतर ही भीतर कुतरे जा रहा था, इसका उसे ध्यान ही नहीं था।
इसी से वो दौरे पर जाता तो घर में शहनाइयाँ बजने लगती। अत्ती को आया को सौंप माया जीजी के यहाँ चली जाती। घंटों दोनों बहनें गप लड़ाती और दिन डूबे माया घर लौट कर आती तो सोचती, हाय छाया जीजी कितनी सुखी हैं, न बच्चों की चेंचें न पति की झिड़कियाँ। काश मैं छाया जीजी जैसी होती। और छाया सोचती, हाय माया कितनी सुखी है, फूल से बच्चे और कार्तिकेय का सा सुंदर पति। काश मैं माया होती। छाया थी सांवली, देखने में अति सामान्य, किंतु पढ़ने में प्रखर बुद्धि। इसी से वो बन गई डॉक्टर। और माया थी सुंदरी, भावुक, शरीर और मन दोनों से दुर्बल। सिविल सर्जन पिता की लड़ैती पुत्रियां बड़े दुलार में पलकर बड़ी हुई थीं। माया नाजुक और छोटी होने के कारण पिता के बहुत मुँह लगी थी। इसी से बड़े यत्न से उसके लिए वर चयन किया गया था। गिरीश रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का मेधावी छात्र था। लाखों में एक जानकर ही उसके संपन्न ससुर ने उसे चुना है, ये वो जानता था। किंतु उनका धन वैभव उसके व्यक्तित्व को मोल तोल की डोर में कभी नहीं बांध सकेगा, ये उसने एक प्रकार से स्पष्ट कर दिया। दोनों का व्यक्तित्व नहले पर दहला था। झड़प होती तो माया और गिरीश सांप और नेवले की भांति आमने सामने खड़े हो जाते। जय पराजय का लेखा कब किसके पल्ले रहा कोई जान ही न पाता। माया थी भावुक, गिरीश को भावुकता से चिढ़ती। माया को शोक रंग की साड़ियाँ पसंद थीं, कभी कभी लिपस्टिक भी लगा लेती तो गिरीश कहता, चूहा मारकर खून लगा लो ना होठों पर और अच्छी लगोगी। माया जल भुनकर रह जाती। माया को रोस्ट चिकन चचोड़ने में स्वर्गीय आनंद आता और गिरीश को गोश्त देकर उबकाइयाँ आती थीं। छाया जीजी कभी बड़ी चेष्टा और चातुर्य से छोटी बहन से बातें उगलवा लेती। हद है ये गिरीश, अजब कसाई है, गोया बाप नहीं हुआ हो गया, कल ही कहूँगी मैं। वो कहती, पर मन ही मन वो स्वयं उस मान मनोबल के लिए तरस कर रह जाती। कैसे अमूल्य होते होंगे वे मान अभिमान के मधुर क्षण। वो रूठना, वो मनाना उसके जीवन में आकाश कुसुम चैन सम रहेंगे। उधर गिरीश उससे मन ही मन चिढ़ उठा। जब से छाया की बदली रानीखेत हो गई, माया एकदम ही पराई सी हो गई थी। पति पत्नी में बोलचाल हाँ हुई तक ही सीमित थी। निरंकुश स्वेच्छाचारी सम्राट की भांति गिरीश ने शासन की बागडोर अव्यवस्था के भय से और कड़ी कर दी। खाने की मेज पर सबके लगते, पर गिरीश के आते अनुशासन का कठोर मेघ सा छा जाता। यंत्रवत कौर निगल कर सब चुपचाप उठ जाते। मेज पर लगे कहकहे चुहलबाजियाँ जैसे सब भूल गए। मम्मी और पापा के सामान्य से झगड़े ने भीषण रूप धारण कर लिया। नन्हे मासूम भोले चेहरे बेरौनक हो गए, जैसे दुकान पर सजे बहुत पुराने खिलौने हों। घर की झुंझलाहट बाहर निकलने लगी। मेम साहब मेहरी और आया से बेमतलब उलझने लगी। उधर दफ्तर के हेड क्लर्क और चपरासियों पर साहब जरा जरा सी बात पर बरसने लगे। एक तो मार्च का महीना, बिलों और फाइलों का अंबार। उधर पत्नी और बच्चे मोर्चा बांधकर अलग हो गए। मम्मी पापा के झगड़े में बच्चों की सहानुभूति मम्मी के साथ देख गिरीश जलबुन बैठा। उसने अत्याचारों की झड़ी लगा दी। पराठे बनते तो फुलके मांगता। पहले मूंग की दाल से कोसों दूर भागता, अब दिन रात मूंग की दाल की फरमाइश होती। खाकर झनाक से थाली पटक देता, कभी झनक से गिलास। उधर क्रोध और झुंझलाहट से भरी माया चौके से ही चिमटे और सणसी का जलतरंग बजाकर प्रत्युत्तर देती। ऐसी बाढ़ आ गई जिसका कूल किनारा नजर नहीं आता था। लगता था क्रोध की नदी हरी भरी गृहस्थी को निगलकर ही मानेगी। एक दिन माया हल्दी की पुड़िया खोलकर संभाल रही थी कि पुड़िया के कागज पर दृष्टि दौड़ गई। फटे अखबार का पृष्ठ था, 20 वर्षीय स्त्री की दुखद मृत्यु। घर के झगड़े से ऊबकर 20 वर्षीय मिसेस खेर ने कल मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली। डूबते को तिनका मिला, क्षण भर की यातना और वो सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। आज ही वो ये संकल्प पूरा करेगी। माया की आंखें चमक उठी। खूब सबक मिलेगा बच्चों को, अकल ठिकाने आ जाएगी। जरा रख तो लें धोबी और दूध का हिसाब, चला तो लें घर का खर्चा, जान लेंगे बच्चों कि कै बीसी सैकड़ा होते हैं। एक रात अतुल बीमार पड़ जाए तो छठी का दूध याद आ जाएगा। पर सहसा मात्रहीन अतुल की काल्पनिक बीमारी की आशंका ने पति के प्रति प्रतिहिंसा की ज्वाला पर ठंडा पानी गिरा दिया। माँ के गले का हार पकड़े बिना अतुल दूध की बोतल मुंह में नहीं लेता।
एक दिन उसे छाया के यहाँ से लौटने में देर हो गई थी तो मम्मी मम्मी चीख कर उसे बुखार हो आया था। सोनिया को स्कूल जाने से पूर्व माँ से लिपट कर नित्य 2 आने वसूल करने का कुटैव है। 1 आने का वो आम का पापड़ लेती है और 1 आने की खट्टी मीठी गोली, और उसके 100 लाड़ों का लड़ाया प्रतुल। महीने में 10 अंग्रेजी कॉमिक पढ़े बिना उसे पेचिश हो जाती है। घर के डेफिसिट बजट को खींच खींच कर उसकी पेचिश की दवा भी माया को ही जुटानी होती है। स्वयं गिरीश कितना ही गर्जे और तरजे, पर माया के बिना मणिहारा सर्प सा व्याकुल हो उठता है। जाए भाड़ में सब। मान अभिमान से माया की छाती फूल उठी। अपनी काल्पनिक नृत्य पर स्वयं ही उसकी रुलाई फूट पड़ी। सोनिया लौटेगी तो देखेगी नित्य की भांति मम्मी चाय की मेज पर नाश्ता सजाए खड़ी नहीं है। बड़ी सी चादर से उसकी लाश ढक दी गई है। अपराधी गिरीश विषाद से काला चेहरा लिए कुर्सी पर स्तब्ध बैठा है। अतुल आकर माँ की लाश से चिपट कर कहता है, मम्मी उतो। तभी अपने को रोक नहीं सकता गिरीश, फुक्का फाड़ कर उठता है। माया इतनी बड़ी सजा क्यों दे गई? परम संतोष से माया ने मिट्टी तेल की बोतल पकड़ ली। सहसा माया को याद आई, छाया जीजी ने उसे नई ऑलिव ग्रीन साड़ी लेकर दी। एक दिन भी तो नहीं पहनी उसने, क्यों ना आज अंतिम बार पहन ले। माया ने मुँह धोया, नई साड़ी पहनी, जूड़ा बनाया, सफ़ेद माथे पर बड़ी जतन से बिंदी धरी और अंतिम बार शहीद की करुण दृष्टि से अपना मोहक प्रतिबिंब आईने में देखा। एक बार, केवल एक बार अतुल को देखने की इच्छा बलवती हो उठी। धीरे धीरे वो दबे पैरों से गोल कमरे तक गई। अकेला बैठा अत्ती बूट पॉलिश की डिबिया को फर्श पर लुढ़का रहा था और भाग भाग कर मुँह में दबाकर रोस्ट्री उसे फिर नन्हे मालिक के चरणों पर रख रहा था। दोनों हाथों से तालियां बजाकर किलकारियां मारता अतुल फिर उसे पहिए की भांति लुढ़का दे रहा था। पुत्र की क्रीड़ारत छवि को डबडबाई आंखों में भरकर माया देरी से ही लौट आई। घड़ी में 2 बजे थे, 3 बजे बच्चे लौट आएंगे। इससे पहले ही मन पक्का कर मुक्ति पा लेनी होगी उसे। मिट्टी तेल की बोतल और दिया सलाई लेकर वो गुसलखाने में घुसने को ही थी कि सहसा स्मरण हो आया। प्रतुल सुबह कह गया था, मम्मी मेरी सफ़ेद कमीज में बटन टांग देना, मुझे डिबेट में जाना है। झुंझला कर बाहर निकली और कमीज निकाल कर बटन टाँकने बैठ गई। कभी याद करेगा मम्मी के हाथ का टका आखिरी बटन। बेसमझ आंखें फिर बरसने लगीं। अतुल की किलकारियाँ और नन्ही सी हथेली की तालियाँ उसके हृदय पर घन की सी चोटें कर रही थीं, पर अब नहीं रुकेगी वो। बाथरूम में घुसकर कुंडी चढ़ाएगी और पर क्या इतनी सुंदर ऑलिव ग्रीन कांजीवरम पर मिट्टी तेल छिड़कना बुद्धिमानी होगी? क्यों ना कोई फटी सी इकलाई पहन ले। कभी इसे सोनिया पहनेगी। एक लंबी सांस खींचकर उसने सोचा। वो सोची रही थी कि गिरीश का स्वर आया, अरे दुष्ट, ये क्या लंगूर सी शक्ल बना ली है? ओ हो। और पति का वही चित परचित उन्मुक्त हास्य जिसे वो प्रायः भूल ही गई थी। स्नेहमयी वात्सल्यपूर्ण झिड़की ही थी, क्रोध का लेश भी न था उसमें। हद तेरी नानी की तुम, क्या चेहरा बना लिया है रे भूत? क्या किया पापा? सोनिया और प्रतुल का स्वर था, साथ ही पिता और बालकों का सम्मिलित राशिभूत अट्टहास। चट मिट्टी के तेल की बोतल कोने में पटक कर वो बाहर निकल आई। घड़ी में अभी 2 ही बजे थे। सर्वनाश, तो क्या घड़ी बंद थी? कान के पास घड़ी ले जाकर देखा तो सचमुच घड़ी बंद थी। चाय का पानी भी तो नहीं चढ़ाया था उसने। इतने में ही अतुल को कंधे पर बिठाकर गिरीश आ गया। उसके पीछे प्रतुल, सोनिया और सबके पीछे दुम हिला हिला कर नन्हे मालिक के अनुपम कला चातुर्य की दाद देता रोस्ट्री। बादलों को चीर कर सहसा तरुण चंद्र की धौत चंद्रिका म्लान वन वनांत को रंग जाती है, ऐसे ही पुत्र को देख मधुर हास्य से माया का वेदना विकीर्ण म्लान मुखमंडल उज्ज्वल हो उठा। पति के कंधे पर बंदर का सा चेहरा बनाए श्री अतुल चंद्र शर्मा विराजमान थे। बूट पॉलिश की काली डिबिया से उसने अपने चंद्रमुख को नाना प्रकार के त्रिपुंडों से शोभित कर लिया था और अपने 2 दांतों की अनुपम छटा बिखेरते फक से मुस्कुरा रहे थे। पति की ओर देखकर माया ने आंखों ही आंखों में संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। माया को देखकर अतुल उसकी गोद में आने को मचलने लगा। बाहें फैलाकर माया उसे लेने लगी तो पति के कंधे से उसका हाथ छूट गया। बच्चों की दृष्टि बचाकर गिरीश ने उसकी बाह में चिमटी काट ली। उफ! माया ने स्नेहपूर्ण कटाक्ष से
गिरीश की ओर देखकर अतुल को गोद में ले लिया और मन ही मन सोचने लगी, कैसी नासमझ है छाया जीजी। कहती थी तेरा पति कसाई है, कसाई भला ऐसी स्नेहभीनी हरकतें कर सकता है। देख तो सोनी घड़ी में क्या बजा है, 4:15 बजे मुझे एक मीटिंग में जाना है, गिरीश ने कहा। भाग कर सोनिया घड़ी देख आई। हाय पापा, कैसी कनस्तर घड़ी है, जब देखो तब बंद, उसमें तो 2 ही बजा है, ये देखिए। सच, घड़ी में अभी भी 2 ही बजे थे। माया ने कृतज्ञता कातर दृष्टि से बंद घड़ी को देखा। उसे लगा जैसे उस बंद निर्जीव घड़ी से सुंदर अन्य कोई वस्तु संसार में हो ही नहीं सकती। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई एक सुखांत कहानी, बंद घड़ी। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी खूबसूरत कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।